Hi everyone, how are you all? Welcome back in the chemistry class. Today we will continue the lecture number 4 of P block elements. It is the lecture of the class 12, group 16 हम डिस्कस कर रहे थे. अब हम उसका लेक्चर 4 करेंगे आज, जिसमें हमें ओजोन के से स्टार्ट करना है. फर्स्ट टॉपिक इज ओजोन. Molecular formula of ozone is O3. As you all know, the molecular formula of ozone is O3. It is the allotropic form of oxygen. ये ऑक्सीजन की allotropic form होती है and it is mainly present in the stratosphere that protects the earth surface from an excessive concentration of the UV radiation. आपको सबको ही पता है कि ये हमें UV radiation से हमारी स्किन को बचाती है, अदरवाइज स्किन कैंसर की भी प्रॉब्लम हो जाती है. Next is the preparation. It is prepared by the passing silent electrical discharge through dry stream of oxygen in an apparatus called ozonizer. इसको बनाने के लिए हम क्या करते हैं, साइलेंट इलेक्ट्रिकल डिस्चार्ज पास करते हैं थ्रू द ड्राई स्ट्रीम ऑफ ऑक्सीजन. ऑक्सीजन पास करते रहते हैं इन एन apparatus कॉल्ड ओजोनाइजर, और जिस apparatus में पास करते हैं उसका नाम होता है ओजोनाइजर. रिएक्शन इज 3 times of O2 gives twice of O3. For this reaction delta H value is positive plus 142 kilojoules per mole. Reaction is endothermic, enthalpy is positive, therefore the reaction will be takes place only when you supply the energy. जब तक आप सप्लाई करेंगे एनर्जी तब तक होगी, अदरवाइज नहीं होगी. फिजिकल प्रॉपर्टीज. इट इज ए पेल ब्लू गैस, डार्क ब्लू लिक्विड एंड वॉयलेट ब्लैक सॉलिड. ये पेल ब्लू कलर की गैस होती है, डार्क ब्लू कलर का लिक्विड होता है और वॉयलेट कलर का ब्लैक सॉलिड होता है. नंबर 2, इट हैज़ ए करेक्टरिस्टिक स्मेल, और ये करेक्टरिस्टिक स्मेल होती है इसके अंदर. एंड इन स्मॉल कंसंट्रेशन इट इज़ हार्मलेस. स्मॉल कंसंट्रेशन में देखा जाए तो ये नुकसान भी नहीं करती, और करेक्टरिस्टिक इसकी स्मेल होती है, पर्टिकुलर स्मेल जिससे आप उसको इजीली आइडेंटिफाई कर सको. नंबर 3, इट इज़ थर्मोडाइनेमिकली अनस्टेबल. ये थर्मोडाइनेमिकली देखा जाए तो अनस्टेबल होती है. फॉर दिस रिएक्शन डेल्टा एच इज पॉजिटिव एंड डेल्टा एस इज नेगेटिव. आप ऊपर भी देखो डेल्टा एच हमारा पॉजिटिव था, और डेल्टा एस की वैल्यू यदि हम यहाँ से देखें तो रैंडमनेस धीरे धीरे डिक्रीज हो रही है. 3 मोल से 2 मोल्स हो रहे हैं, रैंडमनेस डिक्रीजिंग, देयरफॉर डेल्टा एस वैल्यू इज ऑल्सो डिक्रीजिंग. इन दोनों के हिसाब से देखो तो डेल्टा जी आपका पॉजिटिव आएगा. नंबर 4, इट एक्ट एज ए पावरफुल ऑक्सीडाइजिंग एजेंट. एक्चुअली क्या होता है, जो ओजोन है ये इजीली डिकम्पोज हो जाता है इनटू द O2 एंड O. ये इजीली डिकम्पोज होके नेसेंट ऑक्सीजन आपको सप्लाई करता है, और जो सब्सटेंस नेसेंट ऑक्सीजन प्रोवाइड करता है दैट बिहेव्स एज ए स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट. देयरफॉर इट कैन ऑक्सीडाइज PbS into PbSO4. Similarly, twice of iodide ion plus H2O plus O3 gives twice OH ion plus I2 plus O2. When O3 react with an excess of Ki solution buffered with the borate buffer, pH is equal to 9.2. यदि आप ओजोन को Ki के सॉल्यूशन के साथ ट्रीट करते हो बफर्ड विद द बोरेट बफर, जिसकी pH वैल्यू 9.2 हो, तो आयोडीन लिबरेटेड होती है, विच इज टाइट्रेटेड अगेंस्ट ए स्टैंडर्ड सॉल्यूशन ऑफ सोडियम थायोसल्फेट. फिर उसको हम मेजर कर सकते हैं सोडियम थायोसल्फेट के साथ में, स्टैंडर्ड सॉल्यूशन के साथ में टाइट्रेटेड करा के. फॉर द दिस मेथड इज यूज फॉर द क्वांटिटेटिव मेथड फॉर द एस्टिमेटिंग ओजोन गैस. और इसी मेथड से आप जो है आप ओजोन का क्वांटिटेटिव एनालिसिस भी कर सकते हो. ओजोन की क्वांटिटी कितनी बन रही है वो भी आइडिया लगा जा सकता है, क्योंकि जितनी आयोडीन बन रही है उतना ही यहाँ पर ओजोन कंज्यूम हो रहा है. ठीक है ना. तो ओजोन का आइडिया लगाना हो तो हम इसी तरह से करते हैं कि क्वांटिटी वाइज कितना है वो. 5th इज ओजोन rapidly reacts with the NO emitted from the exhaust system of the supersonic jet aeroplanes. सुपरसोनिक जो जेट एरोप्लेन्स होते हैं उनके साथ में जो एग्जॉस्ट निकलता है उसमें से NO गैस निकलती है, और ये जो ओजोन होता है आपका इट कैन इजीली रिएक्ट विद द NO. दिस मे बी द रीजन फॉर द डिप्लेशन ऑफ ओजोन लेयर इन द अपर एटमोसफियर. अपर एटमोसफियर में जो ओजोन लेयर है वो उसका डिप्लेशन का रीज़न भी है. जैसे NO है, ये O3 से रिएक्ट करता है टू फॉर्म द NO2 एंड O2. स्ट्रक्चर की बात करें तो स्ट्रक्चर ये आपका एक डबल बॉन्ड होता है, एक इसमें कोऑर्डिनेट बॉन्ड होता है. एक्चुअली एनसीईआरटी वाले ना कोऑर्डिनेट बॉन्ड को कंसीडर नहीं करते. बेसिकली ये एनसीईआरटी वालों को बनाना चाहिए कोऑर्डिनेट बॉन्ड, अदरवाइज कोऑर्डिनेट बॉन्ड के बगैर यहाँ पर स्टेबिलिटी नहीं आ सकती, ऑक्टेट कंप्लीट नहीं होता. एक दूसरा मेथड था कि आप यदि ये नहीं चाहते हो तो आप यहाँ पर एक पॉजिटिव चार्ज ऑक्सीजन पे एक पॉजिटिव चार्ज लगा दो और इस वाले ऑक्सीजन पे एक नेगेटिव चार्ज लगा दो. ये भी पॉसिबल था, बट एनसीईआरटी वाले ऐसा भी नहीं कर रहे. तो एनसीईआरटी में रॉन्ग है, ये आपको यहीं से करना है. मैंने एनसीईआरटी से ही लगाया हुआ है ये स्ट्रक्चर. तो आप ये या तो चार्ज लगाओगे या फिर एक कोऑर्डिनेट बॉन्ड फॉर्म करोगे. द मॉलिक्यूल ऑफ ओजोन हैज़ ए बेंट स्ट्रक्चर. इसका स्ट्रक्चर बेंट होता है और इसमें रेजोनेंस होता है. देयरफॉर इट इज़ ए रेजोनेंस हाइब्रिड ऑफ द टू कैनोनिकल फॉर्म्स.
देयरफॉर द बोथ द ऑक्सीजन ऑक्सीजन बॉन्ड लेंथ आर ऑफ इक्वल लेंथ। दोनों की जो बॉन्ड लेंथ होती है वो इक्वल लेंथ के होते हैं, छोटे बड़े नहीं होते, क्योंकि ये रेजोनेंस हाइब्रिड की फॉर्म में होता है। नेक्स्ट टॉपिक इज द सल्फर एलोट्रोपिक फॉर्म्स। सल्फर के दो एलोट्रोप्स होते हैं जो मेनली होते हैं, रोम्बिक सल्फर एंड द मोनोक्लिनिक सल्फर। रोम्बिक सल्फर को हम अल्फा सल्फर भी बोलते हैं, मोनोक्लिनिक को हम बीटा वाला सल्फर भी बोलते हैं। रोम्बिक सल्फर इज स्टेबल बिलो 369। जो रोम्बिक सल्फर होता है इट इज स्टेबल एट बिलो 369 केल्विन एंड ट्रांसफॉर्म इनटू द मोनोक्लिनिक सल्फर, और ये मोनोक्लिनिक सल्फर में भी चेंज हो जाता है। अबव दिस टेम्परेचर, अबव दिस, हाँ जी, ये जो है 369 से यदि अबव टेम्परेचर कर देते हो तो ये मोनोक्लिनिक में चेंज होता है। एट 369 केल्विन बोथ फॉर्म्स आर स्टेबल। यदि आप 369 से अबव देखते हो तो दोनों की दोनों फॉर्म स्टेबल होती हैं। दिस टेम्परेचर इज कॉल्ड एज द ट्रांजिशन टेम्परेचर, और इस टेम्परेचर को हम बोलते हैं ट्रांजिशन टेम्परेचर। बोथ रोम्बिक एंड मोनोक्लिनिक सल्फर हैव द S8 स्ट्रक्चर। रोम्बिक और मोनोक्लिनिक दोनों स्ट्रक्चर में S8 होता है और जनरली उसकी क्राउन लाइक शेप होती है, जैसे हमने नीचे बनाई हुई है। कुछ इसकी अदर फॉर्म्स भी एग्जिस्ट करती हैं, जिसमें एक सल्फर का S6 फॉर्म है। उस S6 की स्ट्रक्चर की बात करें तो उसका कुछ चेयर शेप में स्ट्रक्चर होता है, जैसे हमने स्ट्रक्चर बनाया हुआ है। और एट एलिवेटेड टेम्परेचर ओनली अबाउट द 1000 केल्विन S2 इज द डोमिनेंट स्पीशीज। उस टाइम सिर्फ ये S2 एग्जिस्ट करता है एंड इट इज़ द पैरामैग्नेटिक लाइक O2, और O2 की तरह ही ये पैरामैग्नेटिक नेचर का भी होता है। नेक्स्ट इज द क्वेश्चन, एक क्वेश्चन आ गया एनसीईआरटी का। एग्जाम्पल 12, विच फॉर्म ऑफ द सल्फर शोज पैरामैग्नेटिक बिहेवियर। सल्फर की कौन सी फॉर्म पैरामैग्नेटिक बिहेवियर शो करती है। इन द वेपर फेज सल्फर पार्शली एग्जिस्ट एज S2 मॉलिक्यूल विच हैज़ टू अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, जिसके पास दो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होते हैं, एंड इन द एंटी बॉन्डिंग पाई ऑर्बिटल लाइक O2, हैंस एग्जिबिट पैरामैग्नेटिक। ये पाई है, यहाँ पर पाई मिसिंग है, यू कैन राइट इट योर सेल्फ, therefore it is the paramagnetic in nature. Next is the sulfur dioxide. सल्फर डाइऑक्साइड की सबसे पहले आती है प्रिपरेशन। इट इज प्रिपेयर्ड बाय द बर्निंग द सल्फर इन द एयर और ऑक्सीजन। सल्फर को डायरेक्टली आप बर्न कर दो, S+O2 गिव्स SO2। सेकेंड मेथड है लेबोरेटरी प्रिपरेशन बाय ट्रीटिंग सल्फाइड और विद द कंसनट्रेट H2SO4। आपके पास कोई भी सल्फाइड और है, उसे आप कंसनट्रेट H2SO4 के साथ ट्रीट करा दो, देन यू विल गेट सोडियम सल्फेट SO2 एंड H2O। इट कैन ऑल्सो बी ऑब्टेन बाय द रोस्टिंग ऑफ द सल्फाइड और। सल्फाइड और की रोस्टिंग कर दो तो भी बन जाता है। 4 times of FeS2 plus 11 O2 gives twice Fe2O3 and 8 times of O2. Properties. It is a colorless gas with pungent and the suffocating odor. कलरलेस गैस है लेकिन पंजेंट भी स्मेल होती है और सफोकेटिंग भी होती है। इट इज़ हाईली सोलेबल इन वाटर, हाईली सोलेबल है वाटर में। इट कैन बी लिक्विफाइड एट द रूम टेम्परेचर, रूम टेम्परेचर पर लिक्विफाई हो जाती है अंडर प्रेशर ऑफ 2 एटमॉस्फेयर। नेक्स्ट इज द केमिकल प्रॉपर्टीज। नंबर 1, इट डिजोल्व इन वाटर टू गिव द सल्फ्यूरस एसिड। वाटर में यदि आप डिजोल्व करते हो उसको तो ये इजीली डिजोल्व होता है एंड फॉर्म्स द H2SO3। ऑन पासिंग थ्रू द NaOH इट रिएक्ट विद द Na2SO3, इट फॉर्म्स Na2SO3। यदि आप इसको NH के साथ ट्रीट कराते हो तो इट फॉर्म्स Na2SO3 एंड इन एक्सेस इट रिएक्ट फर्दर विद मोर SO2 टू फॉर्म सोडियम बाई सल्फाइड। यदि आप इसको फर्दर रिएक्ट कराते हो सॉल्यूशन में तो Na2SO3 के साथ में, देन अगेन it can react, but now this time sodium bisulfite is formed. This reaction is very similar to the CO2 गैस। जैसे CO2 गैस को आप एल्कली में रिएक्शन कराते हो लाइम वाटर में, लाइम वाटर टर्न्स मिल्की। शुरुआत में लाइम वाटर मिल्की हो जाता है और उसके बाद फिर मिल्की वाटर जो है मिल्कीनेस होती है, डिसअपीयर हो जाती है। थर्ड पॉइंट इज इट रिएक्ट विद द क्लोरीन टू फॉर्म सल्फ्यूरिल क्लोराइड। यदि हम दोबारा क्लोरीन से रिएक्शन कराते हैं इसकी तो SO2Cl2 बनता है, यानी कि सल्फ्यूरिल क्लोराइड। SO2 plus Cl2 gives SO2 Cl2. Fourth point, it react with the more oxygen to give SO. Now the reaction with SO2, sorry O2, it react with more oxygen to give the sulfur dioxide. यदि आप सल्फर डाइऑक्साइड की ऑक्सीजन से रिएक्शन कराते हो तो सल्फर डाइऑक्साइड बन जाता है। नेक्स्ट पॉइंट, फिफ्थ, इन मॉइस्ट कंडीशन इट इज़ ए गुड रिड्यूसिंग एजेंट। यदि मॉइस्चर मिल जाए इसको तो ये गुड रिड्यूसिंग एजेंट भी बन जाता है। फॉर एग्जाम्पल इट कन्वर्ट्स फेरिक आयन टू द फेरस आयन एंड डिकलराइज द एसिडिफाइड KMnO फॉर सोल्यूशन। जैसे फेरिक आयन्स है उसके साथ SO2 रिएक्ट करता है इन प्रेजेंस ऑफ द मॉइस्चर, देन इट रिड्यूसेस द फेरिक आयन टू द फेरस आयन और खुद ऑक्सीडाइज हो जाता है इनटू द सल्फेट आयन।
सिमिलरली जो परमैंगनेट आयन होते हैं उसके साथ रिएक्शन करके ये उसको कलरलेस में चेंज कर देता है, क्योंकि मैग्नीज आयन बनते हैं, दे आर द कलरलेस। तो ये वाली लास्ट वाली रिएक्शन जो है एज ए टेस्ट भी आप सल्फर डाइऑक्साइड का यूज़ कर सकते हो। नेक्स्ट हेडिंग इज द स्ट्रक्चर। द मोलिक्यूल ऑफ द SO2 इज एंगुलर और बेंड। जो मोलिकुलर है इसमें थोड़ा सा स्पेलिंग मिस्टेक है, कुछ सही कर लेना आप। SO2 की जो शेप होती है वो एंगुलर शेप होती है, यानी कि बेंड शेप होती है। ये भी जैसे ओजोन का स्ट्रक्चर था बिल्कुल सेम होता है। इट इज़ द रेजोनेंस हाइब्रिड ऑफ द टू कैनोनिकल फॉर्म्स। दोनों का फॉर्म का रेजोनेंस हाइब्रिड होता है। यूज ऑफ द SO2, एक तो ये सबसे पहले रिफाइनिंग में यूज़ करते हैं, पेट्रोलियम में, शुगर में। नंबर 2, इट इज़ यूज इन द ब्लीचिंग वूल एंड द सिल्क। ब्लीचिंग पर्पज से भी आप इसको यूज़ कर सकते हो। और नंबर 3 है मेन एज ए डिसइंफेक्टेंट और द प्रिजर्वेटिव। प्रिजर्वेटिव को की तरह से भी यूज़ कर सकते हो। डिसइंफेक्टेंट भी जो जम्स वगैरह होते हैं उनको किल करता है, और प्रिजर्वेटिव जो होते हैं उनके लिए भी आप किसी चीज़ को प्रिजर्व करना चाहते हैं तो उसको भी कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका इंटेक्स क्वेश्चन है, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो अभी हमने रिएक्शन की। व्हाट हैपेंस व्हेन सल्फर डाइऑक्साइड इज पास थ्रू एन एक्वा सॉल्यूशन ऑफ फेरिक सोल्ट। जो फेरिक सोल्ट है वो SO2 से रिएक्ट करके वाटर के प्रेजेंस में चेंज हो जाता है फेरस में, सल्फेट आयन में और H आयन में। नेक्स्ट इज द ऑक्सो एसिड ऑफ सल्फर। सल्फर फॉर्म्स नंबर ऑफ ऑक्सो एसिड। सल्फर के कई सारे ऑक्सो एसिड बनते हैं, H2SO3, H2S2O3, H2S2O4, H2S2O5, H2SO4, H2SO5, H2S2O8। बट ज़्यादातर इनमें से अनस्टेबल होते हैं। सम ऑफ दीज आर अनस्टेबल एंड कैन नॉट बी आइसोलेटेड। दे आर नोन इन देयर एक्वा सॉल्यूशन और इन द फॉर्म ऑफ देयर सोल्ट। या तो वो एक्वा सॉल्यूशन में ही एग्जिस्ट करते हैं या फिर अपने अपने सोल्ट की फॉर्म में करते हैं। इनके बारे में ज़्यादा डिटेल में नहीं है हमारे सिलेबस में, ओनली स्ट्रक्चर्स हैं जो आपको करने हैं अब। जैसे आपका सबसे पहला स्ट्रक्चर आ रहा है सल्फ्यूरस एसिड। कोई सा भी स्ट्रक्चर हो, कभी भी ऑक्सो एसिड के स्ट्रक्चर्स बनाते हैं तो उसमें एक कॉमन बात का ध्यान रखते हैं कि सबसे पहले तो एक उसमें डबल बॉन्ड O जरूर आना चाहिए, एक सिंगल बॉन्ड OH जरूर आना चाहिए। यदि वो नहीं है तो आपका कंप्लीट स्ट्रक्चर नहीं है, कुछ ना कुछ मिस्टेक है। सल्फ्यूरस एसिड जैसे आपका सल्फर पे डबल बॉन्ड O आएगा और उस पर साथ में 2 OH आ जाते हैं। इसी तरह से H2SO4 है तो सल्फर के पास 2 डबल बॉन्ड O और 2 OH। H2S2O8 में ध्यान रखना है, एक छोटा सा ध्यान रखने वाली बात है, यहाँ पर बीच में एक परऑक्सी लिंकेज होता है, दोनों ऑक्सीजन एटम्स को आपस में कनेक्ट करना होता है। 2 सल्फर होते हैं, 2 डबल बॉन्ड O और एक OH। ऐसे ही एक H2S2O7 है, उसमें एक सिंगल ऑक्सीजन आ जाता है, बीच में कोई परऑक्सी लिंकेज नहीं होता। इट इज़ कॉल्ड पायरोसल्फ्यूरिक एसिड। इनके एग्जाम में स्ट्रक्चर्स ही आते हैं और सिंपल है, इंपॉर्टेंट है, अच्छी तरह से कीजिएगा इनको। नेक्स्ट इज द सल्फ्यूरिक एसिड। इसके बारे में थोड़ा सा मैन्युफैक्चरिंग वगैरह हमारे सिलेबस में है, प्रॉपर्टीज हमारे को करनी है। अमंगस्ट द ऑक्सो एसिड ऑफ द सल्फर H2SO4 इज द मोस्ट कॉमन। H2SO4 मोस्ट कॉमन होता है। इट अकर्स इन द सर्टेन मिनरल्स, कुछ मिनरल्स में भी प्रेजेंट होता है। बिकॉज ऑफ द लार्ज एप्लीकेशन ऑफ इन इंडस्ट्रीज इट इज ऑल्सो कॉल्ड एज द किंग ऑफ केमिकल्स। इसको किंग ऑफ केमिकल्स भी बोल सकते हैं क्योंकि बहुत सारी इंडस्ट्रीज में ये यूज़ होता है। मैन्युफैक्चरिंग के बेसिकली करने के 3 मेथड हैं, वैसे सिलेबस में नहीं है, आप इसको छोड़ना चाहो तो छोड़ सकते हो, सिर्फ रिएक्शंस थी इसलिए मैं आपको करा रहा हूँ ये। नंबर 1 है S+O2 गिव्स SO2, सबसे पहला स्टेप ये होता है। दूसरे स्टेप में क्या करते हैं हम, इस SO2 को वेनेडियम पेंटोक्साइड कैटलिस्ट की वजह में ऑक्सीडाइज करते हैं इनटू द SO3। नाउ इस SO3 को हम H2SO4 में एब्जॉर्ब करा के ओलियम बना लेते हैं H2S2O7, और फिर इस ओलियम को डाइल्यूट करा के वाटर के साथ में डिजायर्ड कंसंट्रेशन का H2SO4 बना लेते हैं। कंसंट्रेशन जितनी रखनी होती है उस हिसाब से हम कर लेते हैं उसको, ठीक है। ये प्रोसीजर है, रिएक्शन से है, चाहो तो कर लेना, चाहो तो छोड़ देना, बोर्ड में नहीं आएंगी। प्रॉपर्टीज ये आपके सिलेबस में है, ये करनी है। इट इज़ द कलरलेस एंड द डेंस ऑयली लिक्विड। कलरलेस भी होता है, डेंस ऑयली लिक्विड है। व्हेन इट इज़ डिजोल्व इन वाटर द रिएक्शन इज हाईली एक्सोथर्मिक। जो जब इसको वाटर में डिजोल्व करते हैं तो रिएक्शन हाईली एक्सोथर्मिक है। सो टू डाइल्यूट इट विद वाटर, वाटर ऑलवेज एसिड इज एडेड टू द वाटर, ऑलवेज एसिड इज एडिड टू वाटर। ध्यान से सुनना इस बात को, एसिड को हमेशा वाटर में डालना है, कभी भी वाटर को एसिड में नहीं डालना है। और स्टीरिंग करते रहते रेगुलर, उसको शेकिंग करते रहेंगे ताकि वो डिजोल्व होता रहे। नेक्स्ट इज H2SO4 इज डाइप्रोटिक एसिड। H2SO4 आपका जो होता है डाइप्रोटिक एसिड होता है। नंबर नेक्स्ट पॉइंट, इट्स केमिकल प्रॉपर्टीज आर द रिजल्ट ऑफ फॉलोइंग कैरेक्टरिस्टिक। कुछ प्रॉपर्टीज हैं जिस वजह से, इनके कैरेक्टरिस्टिक की वजह से केमिकल प्रॉपर्टी होती है। नंबर 1 लो वोलेटिलिटी। H2SO4 लो वोलेटाइल नेचर का होता है ड्यू टू द हाइड्रोजन बॉन्डिंग। आपको 11th में बताया था कि जो H2SO4 कोई भी सब्सटेंस होता है जिसमें हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है वो लेस वोलेटाइल होता है।
इट कैन बी यूज टू मैन्युफैक्चरिंग मोर वोलेटाइल एसिड फ्रॉम द कॉरस्पॉन्डिंग सॉल्ट। मोर वोलेटाइल एसिड बनाने के लिए हम इसका यूज़ कर सकते हैं, क्योंकि ये आपका लेस वोलेटाइल है। जैसे आपका H2SO4 है, किसी भी मेटल के सॉल्ट सिलेक्शन करा दो, देन द कॉरस्पॉन्डिंग HX एंड द M2SO4 इज फॉर्म। X जो है इसमें कोई भी फ्लोरीन, क्लोरीन, नाइट्रेट वगैरह कुछ भी हो सकता है, और M इज द कॉरस्पॉन्डिंग मेटल। मेटल भी जनरली यहाँ पर एल्कली मेटल्स की होती है। नेक्स्ट इज स्ट्रॉन्ग एसिडिक कैरेक्टर। इन द एक्वा सॉल्यूशन इट आयनाइजेस इन द 2 स्टेप्स। जैसे H2SO4 है, वाटर में डिजोल्व करते हैं तो 2 चीज़ बनाता है ये, हाइड्रोनियम आयन और HSO4 आयन, और इसमें Ka1 की वैल्यू बहुत लार्ज है। HSO4 आयन कैन अगेन फर्दर रिएक्ट विद द वाटर टू फॉर्म द हाइड्रोनियम आयन एंड द सल्फेट आयन। फॉर दिस रिएक्शन Ka2 इज 1.2 10⁻⁻²। इट रिएक्ट विद द NaOH टू फॉर्म सोल्ट। ये NaH के साथ रिएक्ट कर सकता है ताकि कॉरस्पॉन्डिंग सोल्ट बन सके। NaOH प्लस H2SO4 गिव्स NaHSO4 प्लस H2O। अच्छा, इन दोनों रिएक्शन में, ऊपर वाली रिएक्शन में एक बात नोट करो, Ka1 की वैल्यू लार्ज हमने बताई है, Ka2 बहुत स्मॉल बताया। एक्चुअली क्या होता है, जो सेकंड स्टेप में आपका बन रहा है ना ये HSO4 आयन, ये आपका इजीली डिसोशिएट नहीं होता, बिकॉज एक नेगेटिव आयन कभी भी प्रोटॉन को लॉस नहीं कर सकता। प्रोटॉन इज पॉजिटिवली चार्ज। अब इसके सॉल्ट यदि बनते हैं तो 2 टाइप के बनते हैं। NH से करोगे तो एक पहले बाइसल्फेट बन जाता है, और एक्सेस में हम यूज़ करते हैं तो सिंपल सल्फेट बनता है। रिएक्शन सिंपल है, एक बार कर लीजिएगा, इसको इजीली याद हो जाएंगी। नेक्स्ट इज द स्ट्रॉन्ग एफिनिटी टुवर्ड्स वाटर। वाटर के लिए इनकी स्ट्रॉन्ग एफिनिटी होती है। कंसंट्रेट H2SO4 इज ए स्ट्रॉन्ग डिहाइड्रेटिंग एजेंट। जो कंसंट्रेट H2SO4 होता है, स्ट्रॉन्ग डिहाइड्रेटिंग एजेंट होता है, ड्यू टू विच इट हैज़ चेयरिंग एक्शन ऑन कार्बोहाइड्रेट, जिसकी वजह से कार्बोहाइड्रेट का चेयरिंग एक्शन भी होता है, यानी कि उसमें से सारा का सारा मॉइस्चर वो एब्जॉर्ब करके निकाल देता है। C12H22O11 on heating with the concentrated H2SO4 loses the H2O and black पाउडर रिमेन। कार्बन का एक ब्लैक सा पाउडर बचता है, वो आपका एज इट इज रहेगा। नेक्स्ट इज द एबिलिटी टू एक्ट एज एन ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। H2SO4 जो होता है मॉडरेटली स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता है। बहुत मेटल एंड नॉन मेटल इजीली ऑक्सीडाइज हो जाते हैं बाय द कंसंट्रेट H2SO4। जैसे कॉपर है तो ये कॉपर सल्फेट चेंज हो जाएगा, प्लस SO2 प्लस H2O। सिमिलरली सल्फर है, ये भी SO2 बनाता है। कार्बन है, ये भी आपका CO2 SO2 बनाता है। यूजेस, इट इज़ यूज टू मेक लेड स्टोरेज बैटरी। एक तो लेड स्टोरेज बैटरी बनाने के लिए यूज़ कर सकते हैं आप इसको। नंबर 2, इट इज़ यूज इन मेकिंग रिफाइनिंग ऑफ द पेट्रोलियम। पेट्रोलियम की रिफाइनिंग करने के लिए कर सकते हो। थर्ड, इट इज़ यूज इन मेकिंग डाइज एंड द पेंट्स। और लास्ट है आपका एज ए लेबोरेटरी एजेंट। इसके लिए भी आप इसको यूज़ कर सकते हो। लैब में तो करते ही हैं इसको बेसिकली। एक एग्जाम्पल अब हमें और करना है इसका। NCERT का एग्जाम्पल है 13। What happens when concentrate H2SO4 is added to the calcium fluoride? सिंपल, कैल्शियम फ्लोराइड सिलेक्शन कराओगे तो क्या होगा, कैल्शियम सल्फेट बनेगा और HF बनेगा। सिमिलरली SO3 के वाटर में ऐड करते हैं तो क्या होगा, H2SO4 बन जाएगा। नेक्स्ट एक क्वेश्चन हमने यहाँ पर ऐड कर दिया, NCERT का ही क्वेश्चन है, ये भी इंटेक्स क्वेश्चन। मेंशन 3 एरियाज इन विच द कंसंट्रेट H2SO4 प्लेज एन इंपॉर्टेंट रोल। एक तो आप बता सकते हैं लेड स्टोरेज बैटरी में हम यूज़ करते हैं उसको। एक आप बता सकते हो इसमें हम एज ए लेबोरेटरी एजेंट करते हैं, और सल्फेट के सॉल्ट्स वगैरह बनाने में यूज़ करते हैं, और भी कई यूज़ बता सकते हो उसके। नेक्स्ट एक क्वेश्चन और ले लिया हमने, क्वेश्चन नंबर 25, जो आपका Ka2 होता है, वाई इट इज़ वेरी वेरी लेस देन द Ka1 फॉर H2SO4 इन वाटर। एक्चुअली क्या होता है, Ka1 की वैल्यू फर्स्ट स्टेप में देखी जाए तो ग्रेटर देन 10 है, सेकेंड स्टेप में 1.2 10⁻⁻² है, वेरी स्मॉल है। ऐसा क्यों? इट इज़ बिकॉज न्यूट्रल H2SO4 हैज़ ए स्ट्रॉन्ग टेंडेंसी टू लूज द प्रोटोन। ये जो H2SO4 होता है न्यूट्रल, ये आराम से डोनेट कर सकता है H आयन को, बट जो एक नेगेटिवली चार्ज आयन है वो नहीं कर सकता। इट इज़ वेरी डिफिकल्ट टू लूज ए प्रोटोन बाय द नेगेटिवली चार्ज HSO4 आयन। HSO4 आयन आराम से H आयन को लूज नहीं कर सकता। इट इज़ वेरी डिफिकल्ट। आई होप आपको सब कुछ क्लियर हुआ होगा। मेरी वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करना, शेयर करना। कोई चीज़ नहीं समझ में आ रही तो दोबारा भी देख लेना वीडियो, और मुझे आप कमेंट करके भी बता सकते हो, ताकि मैं नेक्स्ट वीडियो में उस चीज़ को कंसिडर कर लूँ आपके। ओके, बाय बाय, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।